कुछ ये लेक्चर्स में मैं बात करूँगी, कुछ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैं, एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। और इसको हम सबको रिलेट करेंगे विद साइंटिफिक मेथड, दैट इज़ द साइंसी तरीक़ाकार किस तरह से है, ये किस तरह से इर्तका होता है, साइंसी इर्तका किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो लेक्चर है वो है एटम की साख्त की दरियाफ्त किस तरह से हुई, कैसे हमें पता चला, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि एटम ये दरियाफ्त हुई है, एटम का स्ट्रक्चर दरियाफ्त हुआ है 20th सेंचुरी के शुरू में, यानी आप समझें कि 1905 से या 1897 से एक्चुअली शुरू होके और 1932 तक ये पूरा स्ट्रक्चर जिस तरह से हम जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द एटम इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो वैसे तो अब और नई नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही है, मगर ये यहाँ तक हम ये इतने तकरीबन 30-40 साल लगे हैं। तो अब हाँ, और उस वक्त इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, एटम को कोई देख नहीं सकता था। और जैसे अब तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, आपको एटम की तस्वीर भी आ जाती है। फिर लास्ट ईयर जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो कोई साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन उनका वो ऑब्ज़र्व किए हैं। बहरहाल उस वक्त तो ये कुछ भी नहीं था और इनडायरेक्ट प्रूफ्स थे सारे। तो अब हम शुरू करते हैं, ये यहाँ से हम शुरू करते हैं साइंटिफिक मेथड एंड हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। शुरू करते हैं हम साइंटिफिक मेथड से, यानी साइंटिफिक मेथड या साइंसी तरीका क्या चीज़ है। सबसे पहले तो है ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहिदा। कोई आपने कोई नेचुरल फिनोमेना है, उसको आपने ऑब्ज़र्व किया, उसको आपने देखा कि उसमें क्या हो रहा है। और या कोई एक्सपेरिमेंट भी हो सकता, कोई आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया और फिर आपने देखा कि आपको क्या नज़र आया है, क्या ऑब्जर्वेशन है, यानी कि क्या क्या हो रहा है। दूसरा फिर एक सवाल आता है कि क्यों हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। आप सोडियम मेटल को अगर पानी में डालेंगे तो उसको एकदम से पानी के ऊपर आग लग जाएगी। अब ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है कि पानी के ऊपर आग लगी हुई है। अगला सवाल ये आता है कि क्यों हो रहा है, उसका आपने जवाब ढूंढना है। तीसरा ये आता है कि फिर आप सबसे पहले आप लिटरेचर सर्वे करते हैं, आप जो पिछला डेटाबेस अवेलेबल है और जो लोगों ने काम किए हुए हैं, साइंटिफिक वर्कर्स ने काम किए हुए हैं, वो जाके देखेंगे। तो इस केस में तो अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं, जिसमें सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये शामिल हैं, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस जलती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है तो हाइड्रोजन गैस को आग लग जाती है। तो यहाँ तो आपको जवाब मिल गया। तो अगर कोई ऐसा मुशाहिदा हो जहाँ आपको जवाब नहीं मिले तो उस पर आपको कुछ अपना हाइपोथेसिस बनाना होता है, कोई जम्पशन, कोई मॉडल कि हाँ हो सकता है कि ये इस वजह से हो। मगर अब जो आपने हाइपोथेसिस दिया या जम्पशन या जो भी मफरूज़ा है उसका तो प्रूफ करना होता है। तो फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करने होते हैं उस मफरूज़े को, इस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए, सही साबित करने के लिए। फिर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके और फिर उसके बाद आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड है। तो साइंस के स्टूडेंट्स को ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए साइंटिफिक मेथड, जब वो पढ़ भी रहे हैं और जब खुद भी वो लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब हम जाते हैं एटम की दरियाफ्त के उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी, दैट वाज इन 1803। तो उन्होंने ये कहा कि एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बल्कि वो ये कहा कि एक कोई भी अगर मैटर ले लें, इट कैन बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स अंटिल इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। कि एक स्टेज पे आके जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, वो एटम है।
फिर कुछ और भी बातें थी कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो एक तरह के होंगे, ऑक्सीजन के एक तरह से होंगे, एंड सो ऑन। And then the atoms of different elements combine in simple whole number ratios. For example, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के दो वॉल्यूम्स, ऑक्सीजन का एक, या दो एटम्स हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दो एटम हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन में, और ये हमेशा होल नंबर्स में कंबाइन करेंगे, फ्रैक्शंस नहीं इसमें हो सकती, because atoms are combining and not they cannot, half an atom cannot combine. And then chemical reactions, atoms are combined, separated or rearranged. इससे ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड सा मॉडल है, मगर इससे बड़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। फॉर एग्जांपल जो केमिकल रिएक्शंस जिस तरह से होते हैं और जो कंबाइनिंग रेशियो होते हैं, दैट वाज एक्सप्लेन्ड। और फिर इसका थोड़ा सा एक प्रूफ आया ब्राउनियन मोशन से। वो आपने देखा होगा जब धूप पड़ रही होती है तो डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं हवा में, और या पानी में एक पॉलन ग्रेन डाल दे, वो उसका एक रैंडम मोशन होता है। उसको कुछ ब्राउनियन मोशन स्टडी किया गया 1827 में, ब्राउनियन, एंड देन बाय आइंस्टाइन सम कैलकुलेशंस वर मेड, एंड देन ही कैलकुलेटेड द साइज ऑफ एन एटम दैट वाज अबाउट, फ्रॉम दैट कैलकुलेशंस इट वाज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। तो अब जो रिसेंट जो कैलकुलेशंस हैं उससे भी 0.1 to 0.5 नैनोमीटर्स के दरमियान होता है साइज ऑफ एन एटम। तो वहाँ से कुछ थोड़ा सा इसका इनडायरेक्ट प्रूफ तो आ गया। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, मगर दिस इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड मॉडल। और ये वाली जो एजम्पशन है, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये तो डिड नॉट होल्ड ट्रू, ये अब चेंज हो गई है, ये इस तरह से नहीं है। अच्छा, then the discovery of the atomic structure, it began with this discovery of electron in 1897, that is the end of the 19th century. ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, ये देखिए ये ग्लास ट्यूब है, इसको इवैक्यूएट किया, वैक्यूम क्रिएट किया। 100% वैक्यूम तो नहीं था, 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तक ये ले आए थे। अच्छा, वैक्यूम था इसमें, दो इसमें मेटल प्लेट्स डाली, उनको बैटरी से कनेक्ट किया। जो नेगेटिव से कनेक्टेड थी उसको कैथोड कहते हैं, जो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड हो उसको एनोड कहते हैं। और जब ये वोल्टेज सप्लाई ऑन की गई, यानी यहाँ पे चार्जेस आ गए, देन सम सॉर्ट ऑफ दिस स्टार्टेड ग्लोइंग एंड सम सॉर्ट ऑफ रेज वर बीइंग एमिटेड। अब ये तो बड़े वो डिस्कवरी जो थी कि अब ये जो यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं, ये कैसी रेज हैं, ये पार्टिकल्स हैं या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। जो उसके लिए एक और सिंपल सा और एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, यानी अगर ये पता करने के लिए कि ये जो रेज निकल रही हैं इन पे चार्ज है या नहीं, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वाज अप्लाइड perpendicular to this direction, positive plate, and then this is the negative plate. And then the observation was that these rays, they deflected towards the positive plate. इससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है, that these are negatively charged particles. ठीक है, इनको कैथोड रेज भी कहते हैं। तो इतना तो पता चल गया कि जो कैथोड रेज हैं, इट इज़ अ बीम ऑफ पार्टिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड, दैट इज़ द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। आगे ये सवाल ये था, ठीक है चार्ज तो इन पे नेगेटिव है। अब एक और क्वेश्चन आया, चार्ज तो इन पे नेगेटिव है, मगर कितना है और मास कितना है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ देख लें, यहाँ मैंने ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, ये इटैलिक्स में लिखी हुई हैं, जो कंक्लूजन्स आई हैं वो ये बोल्ड है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन तो आ गई। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को मज़ीद ज़रा एलेबोरेट किया गया और इसका चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया गया। वो किस तरह से, वो आप देखें कि यहाँ पे एक और चीज़ देखें, एक ऑब्जर्वेबल चीज़ क्या है जो मुहैया की जा सकती है, ये है डिफ्लेक्शन, यानी कितना डिफ्लेक्ट हुआ। ये इसका सीधा रास्ता था, इस तरह से जाना चाहिए था जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें डिफ्लेक्शन हो गई, यानी उसमें झुकाव हो गया। और एक बड़ी कॉमन सेंस सी बात है कि डिफ्लेक्शन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज
एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो झुक जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे। और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी। देयरफॉर डिफ्लेक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास। अब डिफ्लेक्शन जो थी कि एंगल कितना चेंज हुआ है वो इस तरह से तो मुहैया करनी मुश्किल थी। उसके लिए एक और ज़रा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया। वो ज़रा अब आप देखें, इस डायग्राम को देखें। कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एंड यू सी दिस स्लिट, दिस इज़ परफोरेटेड। इसमें स्लिट बनाई हुई है कि यहाँ से जो रेज निकलें वो इसमें से पास करें, निकल जाएं, इससे आगे चली जाएं। अच्छा, और आगे चल के ये सीधी जाके ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, जहाँ पे ये पड़ेगी वहाँ पे आपको एक निशान आ जाएगा जिधर भी ये रेज जाएंगी। दे कैन बी डिटेक्टेड। फिर क्या किया गया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गया तो ये कैथोड से रेज निकली, एनोड में से गुजरी, इधर सीधी आई और फिर ये इस तरह से चली गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई। अब ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है, उसके लिए ऐसे ये किया गया कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया परपेंडिकुलर, यानी ये तीन डायरेक्शंस होगी ना। एक डायरेक्शन में सपोजिंग दिस इज एक्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एंड दिस इज अलोंग जेड डायरेक्शन। और उसको इस तरह से एडजस्ट किया गया कि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफ्लेक्शन को कैंसिल कर दें और रेज दोबारा सीधी हो जाए। और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो मालूम, वो तो पता है, खुद अप्लाई किया जा रहा है, वेरिएबल तो नहीं है, आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो वो नोन है। अच्छा, और ये रेज एक तरफ डिफ्लेक्ट होके और दोबारा वो कैंसिल हो जाएगी डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो सिर्फ तब होगी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो ये तो बस फिर बेसिक फिजिक्स आ गई ना, ये इक्वेशन लिखी गई तो कूलम्स लॉ होता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लिख के इक्वेट करके और वहाँ से चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर लिया गया। ये देख लें, ये कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से आ गई। दिस वाज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसके यूनिट है कूलम्स पर केजी, चार्ज ओवर मास। अब यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब आप लोग बताएं अगला सवाल क्या होता है। अगला सवाल ये होता है कि चार्ज कितना है और मास कितना है पार्टिकल पर। चार्ज टू मास रेशियो तो पता चल गया, मगर वो अलग अलग कितने हैं। तो अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो 1897 में एक्सपेरिमेंट था ना। अगला एक्सपेरिमेंट 11 साल बाद हुआ है और वो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के बाद हुआ है। अब ये एक और रेडियो एक्टिविटी एक और कहानी है जो साथ साथ ही चल रही थी, जिसकी डेवलपमेंट इवन क्वांटम मैकेनिक्स भी साथ साथ ही, क्वांटम मैकेनिक्स भी डेवलप हो रही थी। ये सब चीज़ें बिल्कुल पैरेलल चल रही थी। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की हेनरी बैक्वेरेल ने, और भी बहुत लोग थे, मैरी क्यूरी, पियर क्यूरी, जो रेडियो एक्टिविटी भी जिन्होंने काम किया। इसमें एक ये सीधी सी एक चीज़ है कि एक ये सॉल्ट रखा हुआ है, ये एक सॉल्ट रखा हुआ है, यूरेनियम सॉल्ट, and it was observed that this was emitting some radiations. अब रेडिएशंस है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं ना, तो इधर से देखा ये गया कुछ पार्टिकल्स इस साइड पे डिफ्लेक्ट हुए, दीज वर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कुछ इधर डिफ्लेक्ट हुए, these were positively charged particles, and then some particles were not deflected at all, these were electromagnetic radiations. अब एक ये तो चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज पार्टिकल्स का तो बड़ा आसान तरीका है उनका चार्ज मासेस निकालने का, वो तो उनका उन पे तो और काम किया गया। ये रदरफोर्ड ने इनकी क्लासिफिकेशन की। एक अल्फा रेस थी, दे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड विच कैन हार्डली पेनिट्रेट अ पीस ऑफ पेपर। और इससे क्या पता चला कि दे आर रिलेटिवली हैवी पार्टिकल्स।
फिर बीटा रेस थी, दे वर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड विच कुड पेनिट्रेट 3 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, implying that they are relatively lighter particles. ये चार्जेस वैसे बाद में कैलकुलेट किए गए हैं और बहरहाल एंड देन द बीटा रेज है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और फिर गैमा रेज थी, दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस which are also known as X-rays, or little they have a higher energy than X-rays, and they have no charge or mass, but they have a very high penetrating power. फिर ये एक्सपेरिमेंट आया, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन 1908, यानी 11 साल बाद. अब ये टाइम इसलिए ये इतना था कि ये बात नहीं कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं रहे होते, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, मगर जब तक कोई फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तो वो रिपोर्ट तो नहीं करते. एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे होते हैं, फिर उनको फैसिलिटीज़ चीज़ें कौन सी अवेलेबल हैं. इसमें अब रेडियो एक्टिविटी की इनको ज़रूरत थी, रेडियो एक्टिव सोर्स की, वो जब तक इतनी डेवलप हुई कि वो इस तरह से यूज़ कर सके. फिर ये एक्सपेरिमेंट अब देखें, ये भी सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, वैसे भी ये तो हाई स्कूल केमिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है. और ये अब वही सवाल का जवाब ढूंढना था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, और चार्ज पता चल जाए तो मास भी पता चल जाएगा. अब ये आप देखें, ये सिर्फ एक ग्लास कंटेनर है और दो हिस्से हैं इसके, बीच में ये सेपरेटर लगाया हुआ है, ये मेटेलिक प्लेट से इसको सेपरेट किया हुआ है, और इसमें एक गैप है, एंड दिस इज़ अनदर मेटेलिक प्लेट. सबसे पहले तो ये किया गया कि एक एटमाइज़र से यहाँ ऑयल ड्रॉप्स स्प्रे किए गए. सो देयर वर सम वेरी स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स इन दिस चैम्बर, ऑयल ड्रॉप्स, एंड दे स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. अब ये मूव कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और वहाँ से इनकी वेलोसिटी भी मालूम हो जाती है. वेलोसिटी ऐसे मालूम हो सकती है, यहाँ पे आप ये देखें, ये व्यूइंग माइक्रोस्कोप लगाई हुई है, और यह माइक्रोस्कोप है, एंड देन दिस इज़ अ लाइट सोर्स, और माइक्रोस्कोप से पता चल जाता है ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन अ गिवन टाइम, तो वहाँ से वेलोसिटी पता चल जाती है. फिर उसके बाद क्या किया गया कि यहाँ पे एक आयनाइजिंग रेडिएशन, यहाँ से कुछ रेज डाली गई, एक्चुअली बीटा रेस ही है, और इन्होंने एयर, बीच में जो एयर था उससे इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट किए, और वो नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑयल पार्टिकल्स ने कैप्चर कर लिए. अब हर ऑयल पार्टिकल के ऊपर तकरीबन सब पे ही कोई किसी के एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, किसी ने 2 किए, 3 किए, एंड इस तरह से. अब ठीक है, अगर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे जाते रहेंगे, मगर अब इसके अगर मोशन को रोकना चाहें, जो अफेक्ट करना चाहें, तो क्या करना चाहेगा. ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना जो नीचे की तरफ जा रहा है. इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसको दे दिया नेगेटिव. अब यहाँ से तो इनको रिपल्शन मिलेगी, इधर से अट्रैक्शन मिलेगी, द वेलोसिटी डिक्रीजेस, एंड देन मे बी इट बिकम स्टैटिक, और जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसी पे वेलोसिटी डिपेंड करेगी. एंड व्हेन दे आर स्टैटिक, then the gravitational force, downward gravitational force is equal to the electrical force. Then they would be static. या अगर velocity भी हो तो वो उसको kinetic energy वो calculate करके और वहाँ से charge on the electron निकाला गया. और ये बिल्कुल simple classical physics है, simple calculations हैं, कुछ ऐसी मुश्किल complicated नहीं है. तो अब जब चार्ज कैलकुलेट किया गया ऑन डिफरेंट ऑयल पार्टिकल्स, वो आया, इसके मल्टीपल्स थे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या ट्वाइस दिस और थ्राइस दिस, इस तरह के रिजल्ट आए. तो उसमें से ये कंक्लूड किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है, किसी ने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया था तो उस पर इतना चार्ज था, 2 किए थे तो डबल, और 3 हो तो 3 टाइम्स. तो दिस वाज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. अब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पता चल गया, तो चार्ज टू मास रेशियो तो पता ही है, तो चार्ज टू मास रेशियो से ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया. 9 × 10⁻31 kg,
अब एक चीज़ वैसे आप नोट करें, ये इतनी स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, ये मेजरेबल नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ये वज़न नाप सकें या ये चार्ज नाप सकें, ये सिर्फ कैलकुलेशन से आई हैं। अच्छा, अब ये तो एक कंक्लूजन आ गई। अब इसी से कुछ और कंक्लूजन्स भी आती हैं। एक देखिए कि अगर एटम में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल रहे थे जब कैथोड, उसमें से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मेटल में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, तो मेटल तो वैसे न्यूट्रल होती है, तो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे तो जाहिर है उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे, जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे उतने पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल है। वो जो एटम है, एलिमेंट है, वो न्यूट्रल है। तो यहाँ से तो पता चल गया कि एटम में नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं और पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं। दूसरा एक और कंक्लूजन भी थी, यानी तब तक कुछ ऐसे मेथड्स थे कि एटम का वेट पता चल रहा था, तो वेट तो काफ़ी ज़्यादा था, मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो उस वहाँ से पता चला कि ज़्यादा जो वेट होता है दैट इज़ फ्रॉम द पॉजिटिव पार्टिकल्स, दे आर हैवियर पार्टिकल्स। तो इतना हमें इतनी चीज़ें पता चल गई ये इन एक्सपेरिमेंट से। अब अगला एक और सवाल आया कि ठीक है, एक एटम है, उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, बट हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम। जे थॉमसन ने अपनी सजेशन ये दी कि पॉजिटिव चार्जेस आर स्प्रेड आउट इवनली एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। दिस वाज नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल। रदरफोर्ड इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने ये दोबारा फिर ये एक्सपेरिमेंट्स किए। ये देखिए 3 साल बाद ये एक्सपेरिमेंट्स रिपोर्ट हुए हैं टू डिटर्मिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन एन एटम। बाय द वे ये जे थॉमसन को भी नोबेल प्राइज़ मिला था और इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द डिस्कवरीज, रदरफोर्ड को भी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि ये इन्होंने ये एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल जो है ना, इट कैन बी, गोल्ड कैन बी बीटन इनटू वेरी वेरी थिन फॉइल्स, थिनेस्ट पॉसिबल सॉलिड। गोल्ड को इतना थिन एक बनाया जा सकता है, तभी से ज्वेलरी और ये चीज़ें बनती है ना। वो फॉइल लिया, उसको बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स से। अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी पार्टिकल्स, दैट इज एन अल्फा पार्टिकल इज 7,000 हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन एंड 4 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम, और उस पर +2 एक चार्ज भी होता है। एक्सपेक्ट ये वो कर रहे थे कि हम इस पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करेंगे, सारे पार्टिकल्स निकल जाएंगे। वो ऐसे ही हुआ, सारे पार्टिकल इसमें से निकल के और यहाँ प्लेट पे आ गए और वो इधर आ गए, मगर 0.05 पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक एट वेरी लार्ज एंगल्स, वो बिल्कुल वापस आए हैं। अब ये बहुत अजीब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने रिपीट भी किए कि मे बी ये कोई एरर है, मगर वो ऐसा नहीं था। तो ये भी आप लोग भी जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो ना, कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए तो उसको एक छोड़ नहीं देना, उसको आपने दोबारा करके, और अगर वही आता है तो फिर आगे कुछ और उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, मिलती है आपको। जब बहरहाल जब ये रिजल्ट्स आए, अब उसको इंटरप्रेट करना था, तो रुदरफोर्ड ने उस वक्त उस मॉडल को डिस्कार्ड किया जो थॉमसन का था कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द मिडल, लाइक प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने ये कहा, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर and electrons are spread out over a large area. In a very small volume, the positive charge is concentrated, and then electrons are negative charge, carrying negative charge are spread out, and electrons are very light particles. और अब उससे एक्सप्लेन ये इस तरह से होता है कि जब इस पे ये अल्फ़ा रेज डाल रहे थे, यहाँ से जब गुजरी अल्फ़ा रेज, हैवी पॉजिटिव रेज है, वो सब निकल गई। जब वो सेंटर से टकराई ना, कुछ कुछ रेज जो थी जो यहाँ पे आई, दे हिट द न्यूक्लियस और दे पास नियर द न्यूक्लियस, दे वर डिफ्लेक्टेड। वो इसलिए अब अल्फ़ा रेज पे जो चार्ज था वो +2 था, और ये है गोल्ड का न्यूक्लियस। गोल्ड का न्यूक्लियस होता है, इस पे चार्ज होता है +79,
तो +2 चार्ज और +79 पे आए वो तो उसको एकदम से वो वापस भेज देगा ना, इतनी ज़्यादा वो होगी, रिपल्शन होगी। और अगर वो करीब से गुजरे तो ड्यू टू रिपल्शन दे वुड बी डिफ्लेक्टेड। तो अब ये तो एक मॉडल आ गया। ठीक है, ये मॉडल तो आ गया। अब यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स से एक और सवाल आता था। सवाल ये था कि अगर ठीक है, ये यहाँ पे ये है nucleus in the center, positive charge in the center, electrons spread out in swimming around or in random motion, then they should fall in the nucleus. Whenever a positive charge, whenever charged particle is moving, it loses energy. So they should fall in the nucleus. मगर ऐसे नहीं होता, एटम तो स्टेबल होता है। उसके लिए फिर बोहर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर ने अपनी थ्योरी दी इन 1911। उनका एक थ्योरी ये थी कि न्यूक्लियस इज इन द सेंटर and then nucleus is made of positively charged particles which also known as protons, and then electrons are going around it in not in concentric circles but in spheres। जो तो 2-dimensional picture बनाई हुई ना, एक्चुअली 3D है, मगर ये फिक्स रेडियस है। इसका एक रेडियस होगा, इसका एक और स्पेसिफिक रेडियस होगा, इसका एक और स्पेसिफिक रेडियस होगा, और डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स हैं, यानी ये दरमियान में नहीं हो सकता, इतना रेडियस नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता, ये स्पेसिफिक रेडियस ही होंगे। और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ इट्स ऑर्बिट, इट डज नॉट लूज एनर्जी और गेन एनर्जी, इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इनको स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं। स्टेशनरी का ये मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, एनर्जी इज नॉट चेंजिंग व्हेन इट इज मूविंग इन दिस ऑर्बिट। दूसरा उनका एक पोस्टुलेट ये था बोहर थ्योरी का, that is the angular momentum is a integral multiple of h over 2 pi, that is mvr is equal to nh cut। ये मास है, वेलोसिटी है, एंड रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट कैन बी h cut when electron is moving here, it can be 2h cut when electron is moving here, 3h cut when electron is here, and so on। तो इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट्स में है ना, तो इनका ये फिक्स्ड है एक एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा ये कि एनर्जी स्टेशनरी है। मगर when electron and energy is stationary, it is constant energy, but when it jumps from a higher level to a lower level or from lower level to a higher level, it absorbs or emits energy। थोड़ा सा एनर्जी का इसके देख लें, ये एनर्जी यहाँ पे कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। किनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी पे उस पर डिपेंड करती है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस। यहाँ मैक्सिमम अट्रैक्शन है, नेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यहाँ अट्रैक्शन कुछ कम होगी ना, दूर हो गया ना, डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा हो गया, तो बिकम लेस नेगेटिव, एंड देन अगेन this is decreasing until it becomes zero when the electron is very far away। तो अब अगर ये इधर से लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करेगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर फोटोन से एनर्जी दे रहे हैं तो वहाँ तो वो एब्जॉर्प्शन होगी, और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ये एनर्जी एमिट करेगा। और इसके फिर आगे एमिशन स्पेक्ट्रा और वो सब कुछ एक्सप्लेन होता है, वो हम बाद में करेंगे। अब ये तो नील बोहर का आ गया, मॉडल आ गया। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी थी, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं, दैट वर डिस्कवर्ड इन प्रोटॉन इन 1917। और ये एक्चुअली एक हाइड्रोजन एटम ले, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बस वो एक प्रोटॉन ही होता है। तो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और वही कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या यहाँ से एक्सपेरिमेंट किए गए, और उसका चार्ज टू मास रेशियो वाज कैलकुलेटेड, एंड दिस फर्स्ट चार्ज तो +1 था, वो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ पॉजिटिव। मास भी निकाल लिया गया। अब आप ये देखें, दिस इज़ मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। वो था शायद 9.1 इंटू 10⁻31, 1860 टाइम्स हैवियर ये होता है। ये 10⁻27 में है, 1.6 इंटू 10⁻27। प्रोटॉन्स का भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चल गया, किस तरह से ये अरेंज है एटम में, ये भी पता चल गया। एक चीज़ अभी रह गई है, कुछ आप लोगों को याद आ रहा है क्या चीज़ है? एक पार्टिकल रह गया,
सब एटॉमिक पार्टिकल, वो है न्यूट्रॉन। अच्छा, अब नील बोर मॉडल से कुछ स्पेक्ट्रा काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई, मगर एक और मसला आया कि अब तक पता चल चुका था किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, और उनका मासेस भी पता है, ऐड अप कर लें। और इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम्स का जो मास है वो और तरीक़ों से, गैस लॉ से, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, वहाँ से एटम्स का मास भी पता चल गया, इन एटॉमिक मास यूनिट्स। वो कुछ एग्रीमेंट में नहीं हो रहा था, ये जो एडअप करके निकाल रहे थे ये कम था, ये ज़्यादा था, तो इसको भी एक एक्सप्लेन करना था। ये एक और ये भी एक ऑब्जर्वेशन आ गई, अब इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना था। किसी ने इस तरह से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि न्यूक्लियस में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पेयर भी होता है, और उसका मास तो होता है प्रोटॉन के बराबर में, मगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसकी वजह से न्यूक्लियस हैवी हो जाता है। तो मगर ये कुछ प्रूफ तो नहीं अभी हुआ था, प्रूफ इसका अभी तक नहीं मिला था। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, वो इस तरह से हुई, ये भी रेडियो एक्टिविटी में, कि ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। बेरिलियम प्लेट वाज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स एंड देन दीज न्यूट्रॉन्स वर डिटेक्टेड। The neutrons are particles that has the same mass, almost the same mass, slightly higher than that of the protons, but no charge. तो अब न्यूक्लियस में ये हमें पता चल गया कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स गोइंग अराउंड देम। तो यहाँ तक तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता चल गया। और अब ये देखिए, ये बिल्कुल सम अप किया गया है इसमें लास्ट स्लाइड में। यानी ये देखें, ये जे थॉमसन का ये मॉडल था, positive charge spread out. Then Rutherford ka nucleus in the center, positive charge in the center and electrons around it, the random motion. And then Neil Bohr, positive charge in the center, protons in the center and electrons going around in certain discrete orbitals. So this and all those, it can only energy remains the same in one of its orbitals. और एक काबिल ज़िक्र बात ये कि इन तीनों साइंटिस्ट को इनकी इन डिस्कवरीज पे नोबेल प्राइज़ एक मिले हैं। बस अच्छा, आज का लेक्चर अभी तो इतना ही है। अभी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है कि जो बोर्स मॉडल है उससे हमें पता चल गया कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, मगर उसका एविडेंस कहाँ है? कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। वो जो उन्होंने 3 चीज़ें एक बताई हैं, उसका कोई प्रूफ तो नहीं है। तो वो हम अब कल करेंगे, कल के लेक्चर में, कि वो किस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रूफ उसका आया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर। तो कल हम उस पर बात करेंगे।